तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमें चैप्टर 2 करना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हाँ जी, तो चैप्टर 2 स्टार्ट करना है हमें। तो रिवीजन के लिए अगर हम चैप्टर 2 देखें तो हमारा चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। एंड कैपेसिटेंस, तो ये हमारे इसके अंदर चैप्टर है। तो देख लेते हैं क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है। एक हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा, चैप्टर 1 में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी होती है। होता क्या है, किसी भी चार्ज को एक इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब ये चार टर्म समझाए थे मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, ये चार टर्म थे, ठीक है। तो जिसमें हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की किसी इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो, पी पॉइंट पे, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। जिसका फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन में चार्ज, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आया था के क्यू बाय आर। और कैसी क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी थी। और एसआई यूनिट इसकी जो होती थी वो क्या होती थी, वोल्ट होती थी, ठीक है। वही अगर डिफरेंस की बात करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये क्या हो रहा है, ये इंफिनिटी से पॉइंट पी तक के लिए। वही के डिफरेंस की बात करोगे तो डिफरेंस का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, यानी कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में अगर एक चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। तो बेसिकली क्या है, यह है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। यह है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें आप दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस देख रहे हो। इसमें क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अभी भी बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर ही होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है। बस फर्क ये है कि इंफिनिटी से लेके आ रहे हो, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हो। फिर आपने देखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर एक पॉइंट तक इंफिनिटी से एक गिवन चार्ज को लेके आ रहे हो, यहाँ क्या था, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और पॉजिटिव चार्ज है। और गिवन चार्ज को, यानी कि गिवन कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह दे रहे हैं, दैट इज यू। यू से डिनोट करते थे, डिनोटेड बाय यू एन इक्वल टू वर्क डन। तो इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला वर्क डन है, वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करते हो या आपने डेरिवेशन करी है, तो वो कितना आता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, ठीक है। अगेन पोटेंशियल एनर्जी है तो स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, अर्च। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या करेंगे, आप इंफिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे हो, तो ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालोगे तो सेम कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में चार्ज को ले जाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ, उसको आप क्या कर दे रहे हो, वह पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह दे रहे हो। तो ए और बी के बीच में जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उसको आप क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। ये चेंज इन पोटेंशियल था, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, जो कि क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अगेन फॉर्मूला वही होगा, Q1 Q2 अपॉन में R बिटवीन। अब ये जो R होगा वो A और B के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये चार टर्म थे, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है। उसके सर बाद ये, बोर्ड थोड़ा नीचे से दिख नहीं रहा। ओके, दिख नहीं रहा, एक मिनट। अभी ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद देखोगे,
ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा बॉडी का तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम साइन को इंक्लूड करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब हम फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उस केस में हम चार्ज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि साइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मान लो कि फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है, तो अगर मान लो कि Q2 जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो हम फॉर्मूले में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका हम डायरेक्शन के लिए इंक्लूड करेंगे और उस डायरेक्शन को लिख के बताएंगे। ठीक है, अलोंग एक्स वाई, अलोंग ये अलोंग वो, तो इस तरीके से लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है यानी कि जो V होता है वो अर्थ का ये माना जाता है जीरो। अब ये जीरो रिस्पेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप चार्ज जा रहा है आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, बट जनरली हम इसको वो जीरो मान के चलते हैं। Does electric potential of any body connected to earth will also be zero। यानी कि अगर आप अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है तो अगर आप किसी पोटेंशियली बॉडी, यानी पोटेंशियली देखो जब भी कोई बॉडी पोटेंशियली बोला जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज है, क्योंकि पोटेंशियल होने का मतलब है उसके ऊपर चार्ज है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे में आप अगर उस बॉडी को अर्थ के साथ अर्थिंग कर दोगे तो इसका मतलब उस बॉडी का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है तो और वो बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है तो आप उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी पोटेंशियल आप क्या मान लेंगे, जीरो, क्योंकि चार्ज इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। ठीक है, अब अगर एक बॉडी पे टोटल पोटेंशियल निकालना है कई सारे बॉडीज का, तो सभी बॉडीज का सिंगल एक एक करके पोटेंशियल निकालो, उनका सम निकाल दो। ठीक है, मतलब कि अगर ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये चार बॉडीज है, तो इसका पोटेंशियल निकालो, इसका 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 V1 V2 V3 V4 और ऐड कर दो टोटल के लिए। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये चार पोटेंशियल हो जाएंगे। तो चार पोटेंशियल का ये हो जाएगा। और इसमें क्या है कि ये सिर्फ पोटेंशियल की बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप जनरली अगर किसी एक बॉडी पे कई सारी बॉडीज का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो टोटल, तो सिंगल एक एक करके पहले निकालो और देन उसका सम कर दो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी कंजर्वेटिव होती है। अब कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का मतलब हमने समझा है कि ऐसा कोई भी फोर्स जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्सेस को या ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं, है ना। तो इन सभी जैसे वर्क डन है, वर्क डन क्या है, वर्क डन जो निकलता है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से निकलता है। तो वो क्या है, एक कंजर्वेटिव टर्म, यानी कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल टर्म पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, it means the amount of work done in carrying a test charge in an electric field depends only upon the position of initial point and the final point and is independent of the path of followed। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तो ले जाने के कई तरीके हैं, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। अब पॉइंट फिक्स है इनिशियल और फाइनल, तो इसलिए तीनों का वर्क डन भी सेम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पाथ से लेके जाते हो। ठीक है, the work done in carrying a charge in electric field along a complete cycle path is zero। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी कंप्लीट साइकिल में निकालते हो, मान लो कि आपने क्या करा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने वर्क डन इसको ऐसे कंप्लीट साइकिल में किया और वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गए, तो भी वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, electric field at a point due to given point charge is inversely proportional to the square of the distance of a given point from the point। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में इसी में पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो तो पिछले क्लास में था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ,
तो ये हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, जबकि पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिस्टेंस के पावर 1 पे ही डिपेंड करती है। ये डिफरेंस है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद फिर हमने एक रिलेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, जिसे हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन हमने निकाला था वो था, अगर याद हो, याद है, हमने कर लिया ना दिव्यांशु, याद है? नहीं? खाना का रिप्लाई तो करो। सर कुछ कुछ याद तो आ रहा है, ग्रेडियंट कुछ पढ़ा तो था हमने। हाँ पढ़ा तो था, हैं, 4 बार चैप्टर रिवाइज कर लिए हो, अभी तक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। ऐसे चैप्टर पे याद करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था, माइनस डीवी बाई डी आर, जिसको हमने क्या बोला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमने स्मॉल टर्म के अमाउंट में निकाला था, यानी कि E इज इक्वल टू वी बाई एल, बहुत जगह इस तरीके से भी लिया होगा, ई वी इज इक्वल टू ई इंटू में डी, इस तरीके से भी लिया होगा। तो ये टोटल के टर्म में है, पर हमने बेसिक जो डेरिवेशन निकाली थी वो थी E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द मिक्स्ड पॉइंट, midpoint of the short electric dipole to a dipole moment। तो ये तो हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फिर हमने निकाले थे पोटेंशियल, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेरिवेशन करी होगी, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे ही। इक्वेटोरियल पे जो था वो हमारा पोटेंशियल 0 आ रहा था, जबकि एक्सियल पे हमारे पास एक वैल्यू थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा था। उसके बाद हमने जो करा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बाद हमने समझा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस था जहां पे सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब कि लेट से कि ये एक सरफेस है, इसके अंदर चाहे आप ये पॉइंट ले लो A और चाहे ये पॉइंट ले लो B, इन दोनों पे पोटेंशियल 5 वोल्ट और 5 वोल्ट है। यानी कि एक ऐसा सरफेस है, आप कोई भी पॉइंट उठाओगे वो सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम मिलेगा, यानी 5 वोल्ट। और इसके अंदर एक हमने टर्म भी समझी थी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किसी चार्ज को मूव करते हो तो जो वर्क डन आएगा उस चार्ज को मूव करने का वो 0 आएगा, जिसको हमने डिराइव करके निकाला भी था, ठीक है। An equipotential surface is a surface with constant value of potential at all points on the surface for any charge configuration. Equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होता है हमेशा। लेट्स से कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो अगर इस पे किसी पॉइंट पे आप इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल रहे हो तो वो ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर। मतलब कि ये जो पूरा सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्योंकि वर्क डन 0 है तो वर्क डन 0 cos थीटा इक्वल टू 0 पे ही हो सकता है, और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 90 होता है। तो ये भी हमने प्रूव किया था, ठीक है। As potential at all points of an equipotential surface is same, hence work done in moving a charge from one point to another along a equipotential, ये मैंने अभी बताया कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसकी वजह से
जो वर्क डन अगर चार्ज को मूव करने में लगता है वो कितना लगता है, 0 लगता है। वर्क डन 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये अभी हमने पढ़ लिया 1 जूल। ठीक है। और ये चीज याद रखो कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ये भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है। बस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को, ये भी बता दिया है। हाँ, एक रिलेशन, लेट्स से कि आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है। लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक वी पोटेंशियल गिवन है। फिर बोलता है कि अगर हम इस पॉइंट ए पे एक चार्ज क्यू रख देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी यू जो होता है वो होता है v इंटू में क्यू। ठीक है, v इंटू में क्यू। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है और चार्ज रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल इंटू में चार्ज। ये फॉर्मूला है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 and Q2 located at R1 and R2 respectively in an external field is given by। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है लेट्स से कि तो लेट्स से ये कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उसमें कोई दो चार्ज रखे हुए हैं डिस्टेंस Q1 और Q2 पे। कोई पोजीशन दे रखी होगी इसकी, ये पॉइंट, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, R डिस्टेंस हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल energy at a system of two charges Q1 and Q2 located R1 and R2 respectively in external electric field is given by। तो अगर ऐसे सिस्टम का, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से है और यहाँ पे Q1 और Q2 रखा है। तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यू हैव गिवन VA की वैल्यू एंड यू हैव गिवन VB की वैल्यू, यानी पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोला जाए कि इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे निकालोगे, इनकी वजह से निकालोगे, पॉइंट तो क्या, इनकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगा V, अगर Q1 की बात करें तो VA इंटू में Q1 प्लस VB इंटू में Q2 प्लस Q1 Q2 के अपॉन में R, यानी डिस्टेंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस व्हिच आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है दिव्यांशु? यस सर। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल इनटू चार्ज प्लस पोटेंशियल इनटू चार्ज, एंड इन दोनों की वजह से भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो होगा K Q1 Q2 अपॉन में R। क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पोटेंशियल भी होगा ही। तो अगर कहीं पे पोटेंशियल है और वहां पे चार्ज रखो तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पड़ा था, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी,
और इन दोनों की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो 3 टर्म हो गई, तो तीनों को ऐड करके आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा सिस्टम का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। देन हमने पढ़ा है कि वर्क डन फॉर रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा, मतलब कि आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक और पढ़ा है। आपसे बोला गया है कि मान लो कि एक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर एक डाइपोल को रखा गया है, तो और एक एंगल पे, और आपसे बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो इसका, तो उसका फॉर्मूला क्या पड़ा है, माइनस पीई। रोटेट करने में क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो माइनस पीई। पी क्या है यहाँ पे, डाइपोल मूवमेंट, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें, यानी कि थीटा 1 जो है वो कह सकते हो कि 90 क्या 0 है, नहीं हाँ 90 है। कॉस थीटा अगर 90 है, वो 90 से अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में थीटा 1 अगर 90 होगा, तो ऐसे में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, दैट मीन्स माइनस पी डॉट ई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। देन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, जब उसका एंगल 0 हो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क 0 होगा, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा। तो बेसिकली ये तो हमने लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि पोटेंशियल ऑफ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो एंगल अगर 0 है, तो ऐसे केस में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क 0 लग रहा होगा, ठीक है। और अपोजिट होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, यानी 180 डिग्री में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 90 मैक्सिमम है, ठीक है। अनइक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स व्हिच पोजेस लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंडक्टर्स आप जानते हो, कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करता है इजीली। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, मतलब कि शो करता है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, अगर किसी कंडक्टर को, ठीक है, कंडक्टर समझ रहे हैं, जैसे वायर है ये सब, जो अगर कंडक्टर को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज लाई करता है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली, कंडक्टर के सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक चार्ज रिजाइड करेगा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज 0 इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो 0 होगा। नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 का मतलब क्या है कि चार्ज तो होंगे बट उनका सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होंगे। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से होके नहीं जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर सिचुएटेड इनसाइड द एज वेल एज आउटसाइड इज यूनिफॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, कंडक्टर की वजह से यूनिफॉर्म होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय, किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज कंडक्टर की वजह से, ठीक है। एक मिनट में, तो ये टर्म था।
दूसरी बात, अगर कोई कंडक्टर कैविटी है, कैविटी इन द सेंस कि इस तरीके से खोखला है, अंदर से बाहर से पूरा भरा हुआ है, खोखला है, जैसे कॉस्को की बॉल है, अगर वो कॉस्को की बॉल को अगर आप मेटल की बना दो तो वो एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर बन जाएगा, तो वो एक कैविटी बन गई है, तो अंदर से खोखली है। तो ऐसी खोखली में, खोखली बॉडी जिसे हम कैविटी कह रहे हैं, इस कैविटी के अंदर जो है चार्ज नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, चार्ज हमेशा इसके सरफेस पे लाई करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इंसुलेटर आपको पता है। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, हम बहुत बार इसमें अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, पर हमें पता नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली होता क्या है। तो मैंने बहुत बार समझाया है, बहुत बार क्या इस चैप्टर में ही समझाया है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, पोजेस कर सकते हैं, इफेक्ट पास कर सकते हैं, बट कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। When a dielectric is held in an electric field, small induced charge appears on the surface of the dielectric. However, there is no free movement of charges inside a dielectric. अगर आप किसी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज इंड्यूस होंगे, दैट मीन्स वो शो करता है कि उसके अंदर चार्ज हैं, बट जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो नहीं हो पाता, क्योंकि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो फ्लो ऑफ कंडक्टिविटी या कोई भी कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दे पोजेस ओनली द चार्ज, बट दे कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक्स आर टू टाइप, दो टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर और पोलर। ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, O2, N2, H2, CO2, ये पोल्स बनाते हैं। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या बनाते हैं? पोल्स बनाते हैं। जहां नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट होके एक क्रिएट हो जाए तो बेसिकली पोल बनाना कहा जाता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ अलग अलग डायरेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, तो दैट मीन्स वो पोल बन गया है। तो इन टाइप के हम क्या कह देंगे, वो पोलर हो जाएगा, और जहां पे ये चीज नहीं होगा वहां पे नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दिया, O2, N2, H2, ये सब क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है। In which the center of positive charges exactly coincide with the center of negative charges and dipole moment of molecule is zero। ठीक है, मैंने वही बोला कि पॉजिटिव नॉन पोलर में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ रह रहे हैं, तो वो पोल नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उनका मोमेंटम जो आ रहा है, ठीक है, या कहें कि डाइपोल मूवमेंट जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। जहां डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो गया वहां पे पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जहां पे डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ वो नॉन पोलर है। ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेट हो जाना। पहले वो क्या थे? एक साथ थे, पर वो सेपरेट हो गए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने हैं तो वो पोलर हो गए, और जो सेपरेट नहीं हो रहे हैं वो नॉन पोलर हो गए। ठीक है। तो polar dialectics, H2O, HCl, NH3, alcohol are made of polar molecules in which center of positive charge does not coincide with the center of negative charge। ठीक है। Each molecule has some intrinsic dipole moment। When dielectric is placed in an external electric field, the field induced dipole moment by stretching or reorienting molecules of the dielectrics। ठीक है। यानी कि जब आप किसी डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मतलब जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी और की वजह से हो रही है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, उसकी वजह से हम कहते हैं कि उसमें चार्ज इंड्यूस होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का एक क्रिएशन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। As a collective effect of these molecular dipole moments, some net charge is developed on the surface of the dielectric which produce a field opposed the external। वही बात है कि मैंने जो बताया कि जो एक्सटर्नल चार्जेस हैं, मतलब जब डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में, एक साइड नेगेटिव दूसरी साइड पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ मान लो कि पॉजिटिव क्रिएट हो गया और यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो गया, ये मान लो ये पॉजिटिव क्रिएट हो गया और ये नेगेटिव क्रिएट हो गया, तो इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है,
और इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन, जिसको पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो द पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द आइसोलेटेड कंडक्टर इज पोटेंशियल V इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी कि चार्ज Q बाय V का रेशियो को हम क्या कह देते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, किसी भी सब्सटेंस की कि चार्ज को कितना स्टोर करके रख सकता है, उस एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और इसको हम C से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला Q बाय V होता है, यानी कि C इज इक्वल टू Q बाय V। तो ये कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, SI यूनिट्स अगर देखोगे तो फराड होता है, कैपिटल F से डिनोट करते हैं, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका क्या है? Q बाय V है, तो कूलम अपॉन में वोल्ट लिख सकते हो, और दूसरा फैराड भी लिख सकते हो, जिसको F से डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो फैराड बोलो या फिर कूलम पर वोल्ट बोलो, ये दो यूनिट हो सकती हैं इसकी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो किसी कंडक्टर के लिए जो होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन एंड शेप। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल की बॉडी के जितने भी केसेस है वो तो आ नहीं रहे हैं, पर स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है? स्फेरिकल कंडक्टर का वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, r यहाँ पे रेडियस है, बाकी टर्म्स को आप भली भांति जानते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ये इंडिपेंडेंट होता है कि उसको आप कितना चार्ज दे रहे हैं, वो बस उसकी एक एबिलिटी है जो हर एक मटेरियल की अलग अलग है। आप कितना भी चार्ज दोगे वो स्टोर उतना ही करेगा जितना वो कर सकता है। ठीक है, तो आप ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज उसको प्रोवाइड कर दो, इससे उसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि वो स्टोर ही उतना करेगा। The capacitance of a conductor is independent of the amount of charge given to it, and however, capacitance of a conductor depends on the nature of surrounding. Capacitance of conductor depends on the nature of the surrounding. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator. Okay, even a single conductor also acts as a capacitor for which the other conductor is situated at infinity. ठीक है, यानी कि कैपेसिटर क्या है? एक सिस्टम है दो सेपरेटेड कंडक्टर का, यानी कि आप किन्हीं दो कंडक्टर को एक सेपरेट डिस्टेंस पे रख दो तो वो कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि दो मेटल की प्लेट लो और उसको एक डिस्टेंस पे रख दो जिसके बीच में कोई इंसुलेटर मीडियम है, जैसे कि एयर है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? आपका कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, इवन हम सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर ही कह सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो दूसरा कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो आप सिंगल कंडक्टर को भी कैपेसिटर कह सकते हो, और किन्हीं दो कंडक्टर को कुछ डिस्टेंस के अपार्ट रखोगे तो ऐसे में उसको भी आप कैपेसिटेंस कह सकते हो। कोई कैपेसिटर अलग से डिवाइस नहीं बनाया जा रहा है, जस्ट दो मेटल प्लेट्स को साथ में रख दो, आपका कैपेसिटर तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, यानी कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला क्या आया था? जो अभी हमने बोला कि सिंपल दो कंडक्टर को साथ में रख दो तो उनको हम कंडक्टर कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, तो उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था? दिवांशु बता सकते हो? सर C is equal to epsilon naught A upon D. A upon D, वेरी गुड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आया था वो A एप्सिलॉन नॉट बाय D आया। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला था। फिर उसके बाद हमने देखा था, जहां पे यहाँ पे है वैसे क्या, ए क्या है? एरिया, एरिया ऑफ प्लेट।
डी है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट यू नो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। देन हमने कैपेसिटेंस के ग्रुपिंग करी थी, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। आपको याद होना चाहिए कि कैपेसिटेंस में रिवर्स केस चलता है रेजिस्टेंस का। अगर सीरीज केस है तो सीरीज में कैपेसिटेंस, जो टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंट सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डालते हो जिसकी थिकनेस डी के बराबर हो, डी के इक्वल हो, लेट्स से कि कोई कैपेसिटेंस है और ये फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है, इसके अंदर पूरा कैपेसिटेंस भरा हुआ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में कैपेसिटेंस जो हो जाएगा जिसकी थिकनेस सेम हो डी के इक्वल, तो उसके केस में के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा, ठीक है। यानी आप के से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। क्या कर देना है, के से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर थिकनेस डी, अगर मान लो कि थिकनेस डी के इक्वल नहीं हो, यहाँ तो केस है कि जो थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो डी के इक्वल है। अगर थिकनेस जो है वो लेस देन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डिस्टेंस यानी सेपरेशन के कम हो, तो ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बनता है, ऐसे केस में बनता है, बता सकते हो? नहीं बता सकते? ऐसे केस में फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो ऐसे केस में फॉर्मूला बन सकता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी 1 - 1 बाय टी बाय डी और 1 - के, ये आपका बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन सकता है। डी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी डी, डी माइनस टी, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से डी माइनस, ऐसे कर लो, डी माइनस टी 1 - 1 बाय के, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ये जब है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम कम उसकी है स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्टिंग होगा, कंडक्टिंग होगा तो उसके केस में क्या होगा, तीसरा हमारा क्या था, कंडक्टिंग स्लैब, ये था डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या था, कंडक्टिंग स्लैब के लिए था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, ये कंडक्टिंग स्लैब के लिए था ना, ठीक है। तो ये हमारा था। और इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। तो आज की क्लास में कुछ समझ में आया दिव्यांशु? यस सर। तो बाकी इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो आज मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करना है दोबारा से। मैंने शॉर्ट में समझाया है, डेरिवेशन नहीं कराई है, आपको डेरिवेशन भी करनी है, ठीक है। तो डेरिवेशन करके आज जो जो टॉपिक्स हमने किए उन सभी टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। तो एक बार दोबारा से इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करेंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने आज कराए हैं, तो अच्छे से काम हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दिव्यांशु?